हेलो नमस्कार साथियों, बेसिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा चौहान। मैं आज आपको 10th क्लास की बुक, आरबीएससी की जो 10th क्लास की जो बुक है ना, उसके बारे में बताना चाहूँगी। उसका जो ये अध्याय फर्स्ट है, राजस्थान का इतिहास, ठीक है ना। तो मैं आज आपको इसको नोट्स मेकिंग पैटर्न के द्वारा आपको पूरा पढ़ाऊँगी और आप भी इस वीडियो को देख के अच्छे से नोट्स बना सकते हो। तो दोस्तों, इसमें ऐसा है ना कि जैसे रीट हुआ, सीटी हुआ या आरपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये जो पैटर्न, जो ये इस बुक का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है ना। मेरे द्वारा ये जो बनाए गए नोट्स है, ये आपके बहुत काम आएंगे। आप जैसे मैंने बनाए वैसे के वैसे आप भी बनाना। और रेट हुआ, सीईटी एग्ज़ाम हुआ, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, मतलब हर किसी एग्ज़ाम में जो आरबीएससी की बुक के जो 10th क्लास की जो बुक है, उसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। और ये आज क्लास फर्स्ट है और एक अध्याय फर्स्ट है, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ठीक है ना जी। तो ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इसे नोट्स जो मैंने बना है वैसे आप भी बना लेना। ओके, थैंक यू। चलो बताती हूँ। नामकरण का इतिहास, ठीक है। तो राजपूताना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। फिर राजधान या राजस्थान, जो 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में यह नाम दिया, ठीक है ना। तो किसने दिया था ये नाम? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में दिया था राजस्थान या राजस्थान का नाम। वर्तमान नाम, जो राजस्थान का जो वर्तमान नाम है, वह स्वतंत्रता के बाद 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। जो एकीकरण, जो 7 एकीकरण चरण होते हैं ना अपने, उसमें जो ये 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका राजस्थान नाम रखा गया। प्राचीन क्षेत्रों के नाम और उनका आधार प्राचीन साहित्य, जैसे ऋग्वेद, महाभारत में राजस्थान के क्षेत्रों को उनकी भौगोलिक विशेषताओं या बसी जातियों के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता था, ठीक है। प्राचीन नाम और वर्तमान क्षेत्र या विवरण उसका। तो प्राचीन नाम मरुधन्य, वर्तमान क्षेत्र है जोधपुर संभाग का मरुस्थल। जोधपुर संभाग का जो मरुस्थल, मरु से ही कालांतर में मारवाड़ बना। मरु से ही कालांतर में क्या बना? मारवाड़ बना। सेकंड पॉइंट है जांगल देश। तो बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जांगल देश कहलाता है। जांगल देश, जो बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जांगल देश कहलाता है। जैसे समी, खैर, पीलू के पेड़ अधिक हो, जहाँ पे समी, खैर, पीलू के पेड़ अधिक हो, ये जो है लाइन बहुत ध्यान से देखना। आप एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना, जैसे मैंने बनाया वैसे के वैसे आप भी बनाना। तो हो सकता है कि आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत। आगे देखो, मत्स्य जनपद, मत्स्य, ठीक है ना। जैसे जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत है ये, ठीक है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, महाभारत में उल्लेख है इसका, ठीक है ना। फिर है सुरसैन, तो भरतपुर, मथुरा से छठा क्षेत्र, धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग। फिर है कांठल, तो माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है, ठीक है ना। फिर है चप्पन का मैदान, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह होने के कारण इसे चप्पन का मैदान कहा जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के 56 के मध्य 56 गांवों का समूह होने के कारण इसे चप्पन का मैदान कहा जाता है, ठीक है। फिर आ गया ऊपर माल, ऊपर यानी ऊपर, माल यानी पठार, ऊपर का पठार। तो बेसोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र, यह क्षेत्र पठारी होने के कारण इस नाम से जाना जाता था। फिर आ गया गिरवा, तो उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता है। यहाँ पहाड़ियों की अधिकता होने का इसे गिरवा कहा जाता है। उदयपुर में के आसपास जो प्रदेश है ना, जो आसपास का, जो वहाँ पहाड़ियाँ बहुत अधिक है, तो उसके कारण इसको क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है।
मांड, यह जैसलमेर के प्राचीन नाम था मांड। एक वो गीत है ना वो मांड वाला, तो ये आज भी अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे वो गाना सुनाएंगे आपको। तो मांड ये जैसलमेर का प्राचीन नाम था। बांगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता था। हाड़ौती, कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू और चूरू के क्षेत्रों को शेखावाटी के नाम से जाना जाता। ठीक है, अब इसके आगे स्टार्ट होता है इतिहास का काल। आगे जब अपन देखेंगे तो इतिहास का काल विभाजन मानव के संपूर्ण इतिहास को साक्ष्य और लेखन कला के आधार पर 3 मुख्य कालों में बांटा गया है। पहला है प्राग युग, दूसरा आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राग युग में क्या होता है ना कि मतलब जो चीज लिखित नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, जैसे कि देखो इसकी प्राग युग की जो परिभाषा है वो ऐसे है, वह काल जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस समय लेखन कला से अपरिचित था। इस समय लेखन कला से अपरिचित था। समय सीमा इसकी है सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद आता है आद्य युग, प्रोटो हिस्टोरिक एज। परिभाषा है इसकी, इस काल के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन ये ना तो स्पष्ट है, लेकिन ये ना तो अस्पष्ट है या उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। समय सीमा हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व। आता है ऐतिहासिक युग, हिस्टोरिक एज। इसकी जो परिभाषा है वह यह है कि वह काल जिसके संबंध में स्पष्ट और पठनीय लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। समय सीमा है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। अभी तक हमारी जो चल रही है ना टाइमिंग, अभी तक ये चल रहा है, इसके संबंध में स्पष्ट पठनीय भी है, लिखित भी है, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना और ऐसे के ऐसे नोट्स आप बनाना, आपके बहुत काम आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और आगे भी मैं आपको हर एक अध्याय पूरा पढ़ाऊंगी। पूरी 10 क्लास पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 9, फिर 8, फिर 7 और 6। ठीक है, 10 क्लास की बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जरूर इस वीडियो को देखना, पढ़ना और नोट्स बनाना। ठीक है ना, ओके। अभी जो अपन आगे पढ़ा था कालक्रम, तो उसी को शॉर्ट में पढ़ते हैं। शॉर्ट है कालक्रम एक नजर में। ठीक है, आपको याद करने के तौर पे। तो काल हो गया, लिखित साक्ष्य हो गया और समय सीमा। प्राग युग उपलब्ध नहीं था, कुछ भी लिखित विखित कुछ भी उपलब्ध नहीं था, आरंभ से हड़प्पा से पूर्व। ठीक है, आद्य युग जो उपलब्ध है पर अपठनीय, किसी कोई पढ़ नहीं सका उसको, हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व। ऐतिहासिक युग स्पष्ट और पठनीय है। ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व से अब तक। ठीक है, उसी में अब आगे स्टार्ट है। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्राग युग। उसमें मानव सभ्यता का उदय, फर्स्ट मानव सभ्यता का उदय। तो विश्व की अन्य सभ्यताओं की तरह राजस्थान में भी मानव सभ्यता का उदय नदी घाटों के क्षेत्रों में। नदी घाटी पे क्यों होना, क्योंकि वहाँ पे पानी वानी सब मिल जाता था, आराम से रह लेते थे लोग। कारण नदियों के किनारे जल की प्रचुरता, कंदमूल फल की उपलब्धता और सघन वनों के कारण शिकार, पशु पक्षी की सुगमता थी। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है प्राचीन भौगोलिक स्थिति। तो विद्वानों का मानना है कि राजस्थान का जो भाग आज मरुस्थल है वहां सैकड़ों वर्ष पूरा समुद्र था, ऐसा मानना है। ठीक है, सरस्वती और द्रस्वती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। ये वातावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल था। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको। फिर है पाषाण काल, स्टोन एज। मानव सभ्यता के उद्भव के इस प्रारंभिक काल को पाषाण काल कहा जाता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। कहता है पूर्व पाषाण काल राजस्थान के संदर्भ में। तो समय और साक्ष्य अनुमानित समय राजस्थान में लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व मानव संस्कृति विद्यमान थी। राजस्थान में लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व मानव संस्कृति विद्यमान थी। इसमें प्रमुख पत्थर थे। इस काल के उपकरण मुख्य रूप से क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे उपकरण। दूसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण खोजे और खोजकर्ता। तो C.A. हैकेट 1870 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हस्त कुठार खोज निकाली। ठीक है। दूसरा है सैटर्न काल। इन्होंने झालावाड़ क्षेत्र में इस युग के अनेक उपकरण खोजे। ठीक है। तीसरा है V. ऑल्सिन, जालोर क्षेत्र में पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज का श्रेय इन्हें जाता है।
इसको कहते हैं वीर और सिंचालो चतुर पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज का श्रेय जाता है। तीसरा है प्रमुख शोधकर्ता और विभाग राजस्थान की इस प्राचीन सभ्यता को सामने लाने में निम्नलिखित का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्थाएं भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग। विद्वान है इसके वीरेंद्रनाथ सिंह मिश्र, R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्र। प्रचार क्षेत्र तो प्रमुख स्थान पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मुख्य रूप से इन क्षेत्रों की नदियों विशेषकर चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पर प्राप्त हुए हैं। अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़। अब आगे मध्य पाषाण काल। तो यह राजस्थान में मानव सभ्यता के विकास की दूसरी कड़ी है। प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़गढ़ की बैरस नदी घाटी, जयपुर का विराटनगर क्षेत्र। ठीक है। उपकरणों की विशेषता तो इस काल के औजार पहले की तुलना में छोटे, हल्के और अति कुशलता से निर्मित थे। माइक्रोलिथ पत्थर का नाम है। पत्थर के इन छोटे उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है। प्रयुक्त पत्थर जैस्पर, एगेट, चार्ट, कार्लेनियर, क्वार्टजाइट और कॉल्सीडोनी। प्रमुख औजारों के प्रकार तो ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज। फिर आता है उत्तर नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज। भारत के अन्य हिस्सों की तरह राजस्थान में भी इस सभ्यता का उदय हुआ। साक्ष्य प्राप्ति वाले प्रमुख जिले अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। विशेषता इन स्थानों से इस युग के अनेक पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो मानव के स्थायी जीवन और कृषि के बढ़ने के संकेत देते हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर एक बार पूरा हो गया है। इसके आगे मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू दोस्त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।